लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का यह पार्ट 2 है। इसमें आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 का। उसके बाद 13 से एक्सप्लेनेशन है, इसको आप ध्यान से सुनिए और इसको नोट भी कर लीजिए। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न नंबर 13 क्या कर रहा है? विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दे और सबके साथ एक एक उदाहरण दीजिए। हम ये कहते हैं, फिर से सुनिएगा, धर्म ही समुदाय का निर्माण करता है। समुदाय का निर्माण कौन किया है? धर्म। अगर हम ऐसा मान लेते हैं, ऐसा सोच लेते हैं, ऐसी कल्पना कर लेते हैं कि इस समुदाय का निर्माण धर्म से हुआ है, तो वहां पे जो राजनीति जन्म लेगा वह सांप्रदायिक राजनीति कहलाएगा। क्लियर? जैसे अभी हम मान लेते हैं कि मेरे गांव का ये जाति है, ये जाति है, वो जाति है। अगर धर्म मान लेते हैं ना कि ये धर्म, वो धर्म, तो सांप्रदायिक राजनीति पैदा हो जाता है गांव। धर्म क्या होता है? एक परवरिश का नाम होता है। आप किस, जैसे कि आप किससे डरिएगा? डरने के लिए कोई सही से हो, इसीलिए भगवान से डराते हैं। वही बात है, मुस्लिम कहते हैं ऐसा नहीं करो, खुदा के पास जाना है, खुदा देख रहे हैं, खुदा तुमको, अल्लाह तुमको माफ नहीं करेंगे, ये ऐसे बोलते हैं ना, तो ये बोलते हैं। तो ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि वो परवरिश उसका क्या था कि डराने के लिए कुछ चीज़ चाहिए ना, तो अल्लाह से डरेगा, हम लोग भगवान से डरेंगे, गलती नहीं करेंगे। तो एक परवरिश का नाम होता है। धर्म हम लोग बनाए हैं, धर्म ऊपर से बन के नहीं आया था, हम लोग बनाए हैं। और परवरिश एक हुआ ना, हमारा परवरिश होता है कि हम गाय की पूजा करते हैं, जबकि उनके परवरिश में गाय की पूजा नहीं करते हैं, गाय को शत्रु समझते हैं। शायद आप सुपेरियर समझिए कि हिंदू वाला से हम सुपेरियर हैं, मुसलमान समझा कि हम हिंदू से सुपेरियर हैं, हिंदू समझेगा हम मुस्लिम से सुपेरियर हैं। तो यहाँ पे दंगा होगा, एक भावना जागृत होगा, झगड़ा की भावना, उसी को कहेंगे सांप्रदायिक झगड़ा, सांप्रदायिक भावना, सांप्रदायिकता आ गई है हम में। क्या आ गई है? सांप्रदायिकता आ गई है। किसमें? हम में, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम में भेद कर रहे हैं, इसलिए। अब देखिए, अब प्रत्येक दिन सांप्रदायिकता की भावना एवं प्रचार देखते हैं या महसूस करते हैं। जैसे धार्मिक पूर्वाग्रह, परंपरागत धार्मिक अवधारणाएं एवं एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं, ऐसा आप देखने को मिलता है। अपने धर्म के समुदाय के प्रमुख राजनीति में बरकरार रखना चाहती है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं, उनका यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। जैसे श्रीलंका में सिंहली बहुसंख्यकवाद का है, सिंहली जो होता है ना, बहुसंख्यकवाद का शिकार है। देखिए, जब किसी जगह पे एक धर्म ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसकी बहुसंख्यक जब हो जाता है वो, तो उसके अंदर से ये भावना आती है कि हम तो बहुसंख्यक हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, हम जैसे चाहेंगे मनमानी करेंगे, और इस तरह से अल्पसंख्यक को दबाने का प्रयत्न करता है। जैसे आप जाकर देखिए पाकिस्तान में जब आप जाइएगा तो वहाँ पर हिंदुओं का दुर्गति होता है, वहाँ पे हिंदुओं का दुर्गति है। वहाँ पे हिंदू लड़कियों को सरेआम बाजार में नीलाम कर जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे किसी धर्म को सुपेरियर नहीं माना गया। हाँ, बात करेंगे यहाँ पे कौन ज़्यादा धर्म है, ठीक है, हिंदू ज़्यादा है, बट हिंदू वाला धर्म हम लोग यहाँ पे प्रमुखता नहीं दी जाती। संविधान इसकी इजाज़त नहीं देती है। संविधान हिंदू मुस्लिम में कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करती है, कोई भी अभिभेद नहीं करती है। हमारा संविधान आज़ादी नहीं देता कि आप मुस्लिम हैं तो आप नीचे रहिए, ऐसा आज़ादी नहीं देता है, समझे? हम लोग कहते हैं, हम लोग का देश का धर्म क्या है? धर्मनिरपेक्ष। पाकिस्तान का धर्म क्या है? इस्लाम है। भारत सब धर्म का देश, सब धर्मों के लिए बराबर मानता है, ठीक है, इसलिए कहते धर्मनिरपेक्ष है। इसलिए लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने भी सिंहली समुदाय को प्रभुत्व को कायम रखने के लिए बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। 1956 में सिंहली को एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित करना, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों की प्राथमिकता देना, बौद्ध धर्म के संरक्षण हेतु कई कदम उठाना इत्यादि। आप जब जाइएगा ना श्रीलंका में, तो आपको ये सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा कि सिंहली का बहुत बड़ा वर्चस्व है। 1956 में ऐसा कर दिया गया कि जो श्रीलंका का जो राजकीय भाषा है वो सिंहली भाषा होगा। सिंहली जाति है ना, सिंहली जाति का जो भाषा होगा वही सिंहली भाषा, सिंहली जाति भी है, सिंहली भाषा भी है। तो जो सिंहली जाति बोलता है ना जो भाषा को, कहते सिंहली भाषा कहते हैं उसको, ठीक है। तो उसी भाषा को राजकीय भाषा बना दिया गया। तो सिंहली भाषा जो हुआ था, सिंहली वहाँ बना दिया गया। अब सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई नौकरी में कि जितना भी सिंहली कार्यालय है, अस्पताल है, विद्यालय है, उसमें कौन क्या
कौन कौन धर्म के लोग रहेगा? तो कहा सिहली है, सिहली की प्राथमिकता देंगे हम, है ना? गलत किया कि नहीं? क्या कहना चाहिए ऐसा? बोलिए। जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र कर जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव है या वे कमजोर स्थिति में। जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करिए। आप जीवन जीते हैं ना, तो एक पहलू में जीते हैं कि बहुत सारे पहलू जीते हैं? क्या आप यहाँ पे आए हैं विद्यार्थी के रूप में? क्या आप घर पे विद्यार्थी ही थे? नहीं, आप किसी के बहन थे, आप किसी की बेटी थे, आप किसी के नतनी थे, आप किसी के माने आप किसी के नाती थे, आप किसी के भाई थे, है कि नहीं? अलग अलग रूप में थे कि नहीं? आप विभिन्न पहलुओं में जीते हैं। आप उन पहलुओं में देखिए, क्या स्त्रियों की स्थिति सिक्योर है, सुरक्षित है? स्त्रियों को पूरा मान सम्मान मिलता है जो मिलना चाहिए समाज में? तो आप पाइएगा कि नहीं, हमारे घर में औरतें सुरक्षित है और घर के बाहर जो है औरतें सुरक्षित नहीं है। आप लोग लड़कियां हैं, आप लोगों को कहा था कि शाम ढलते ढलते कोचिंग छुट्टी होगा घरे चलाइए टाइम से, कहा था कि नहीं कहा था? यहाँ तक कहता है भारत एक विकासशील देश है, बिल्कुल विकासशील देश है। यहाँ स्त्रियों की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। आप जानते हैं जितना एक विकसित देश में होता है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी और आज़ादी के बाद स्त्रियों की स्थिति में थोड़ा बहुत बदलाव आया, लेकिन वह बदलाव जो था ना काफ़ी नहीं था। अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत में स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ है, परंतु उनके सुधार के लिए कुछ किया जाना शेष बाकी है, शेष है। देखिए, भारत एक विकासशील देश है। जो देश विकसित हो चुका है ना, वहाँ पे जाके औरतों को देखिए, वहाँ पे आप जाइएगा, जो देश विकसित हो चुका है वहाँ पर आपको जेंट्स में और लेडीज में फर्क करना नामुमकिन हो जाएगा। जो कुछ बदलाव हुआ, देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो औरतों को साफ़ी आज़ादी नहीं मिलती थी, साफ़ी नहीं आज़ादी। मगर आज़ादी की लड़ाई में औरतों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप जानते हैं बहुत ऐसी औरतें थी जो कमर बांध कर और पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अंग्रेज़ों का मुकाबला की थी। थोड़ा सा साहस मिला। बस आज़ादी से पहले भी बेकार था और आपको बता दें आज़ादी के बाद भी बेकार था। महिलाएं किस चीज़ के लिए थी? घरेलू कार्य के लिए। घर में रहो, बच्चों की परवरिश करो, बच्चे पैदा करो, बच्चों की परवरिश करो, घर की देखरेख करो, यही काम थे महिलाओं का। मेनली यही था। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, ट्यूशन करने का अधिकार नहीं था, घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, मुझसे चेहरा दिखाने का अधिकार नहीं था, बहुत अच्छी अधिकार नहीं था उसको। खुल के हंस नहीं सकती थी, ठहाका नहीं लगा सकती थी, बोल नहीं सकती थी, किसी को आंख उठा के देख नहीं सकती थी। बहुत अच्छी था। कितना करे आपको लिस्ट बनाइएगा तो लिस्ट कम पड़ जाएगा आपको पढ़ने। महिलाएं क्या नहीं कर सकती थी? आप ये पूछे कि महिलाएं क्या कर सकती थी, ये लिखिए, ये बताइए क्या को लिस्ट बनेगा। समझ गए कि आज महिलाएं भी हमारे देश में हर मुकाम पे पहुंच चुकी हैं। कोई भी मुकाम, कोई भी क्षेत्र, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं जहाँ पे महिलाएं नहीं है। चाहे वो बैंक हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे आपका स्कूल हो, जहाँ भी जाइए महिलाएं आपको मिल जाएगी, किसी न किसी रूप में है। क्या एयरफोर्स आसमानों में उड़ान भी भर रही है, नेवी में काम भी कर रही है, सेना भी है, सेना में भी भर्ती है, और क्रिकेटर भी है, क्रिकेट टीम भी, महिला क्रिकेट टीम भी हो चुका है भारत में। इससे खुशी की बात है कि महिलाएं भी पुरुषों के समान सब कुछ में भाग ले रही है और सरकार इसको याद दे रही है, उसका हक उसको दी है और ये ज़रूरी है। समाज के रूपी, अगर समाज का विकास करना चाहते हैं तो समाज रूपी रथ के 2 पहिए हैं, स्त्री और पुरुष, दोनों पहियों को मजबूत होना पड़ेगा। एक पहिया अगर कमज़ोर हो जाएगा, एक पहिया स्ट्रांग हो जाएगा, तो एक पहिया से रथ नहीं खिंचाएगा। रथ को खींचने के लिए दोनों पहिया मजबूत होना चाहिए। घर में अगर महिला पुरुष दोनों काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो घर का तरक्की ज़्यादा होगा, स्वाभाविक है। बट यहाँ पे तो नहीं होता है ऐसा। भारत में बहुत कुछ अभी भी नहीं है, वंचित नहीं। जितना किया गया है बहुत अच्छा काम किया गया है, बदलाव हुआ है, मगर कुछ शेष बाकी है कि नहीं है? भारत में समय समय पर महिलाओं ने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए, जागृति लाने के लिए समय समय पर आंदोलन किया है। इतिहास गवाह है, महिलाओं ने तरीका में आंदोलन नहीं किया है अपने अधिकार को पाने के लिए। कितनी महिलाएं जान भी दे चुकी है इसके लिए। आज महिलाएं वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, शिक्षक आदि पेशा में दिखाई देती हैं। देखिए किस पेशा में नहीं है, सब जगह है। परंतु हमारे देश में महिलाओं की तस्वीर में अभी भी संतोषजनक नहीं है। परंतु जब भी महिलाओं का नाम आता है ना, थोड़ा सा रूह कांप जाता है आदमी का, कुछ न कुछ धूमिल हो जाता है। अभी महिलाओं के साथ कई तरह के भेदभाव होते हैं, अभी भेदभाव किए जाते हैं, बहुत तरह के भेदभाव होता है। इस तरह का संकेत जो है, इस तरह से इससे बात ये साबित हो जाता है कि हमारे देश में महिलाओं की स्थिति सही नहीं है, अभी भी सुधार करने की जरूरत है। महिलाओं में साक्षरता दर अभी भी मात्र 54% है।
55% मतलब 100 में से मात्र 54 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात होती है। जबकि आप विकसित देशों में जाइएगा तो 90% और 95% महिलाएं जो हैं शिक्षित होती हैं। 4-5% नहीं होता है। केरल की तरह, जैसे अपने भारत में जो है ना, केरल राज्य है, महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? केरल में है। यहाँ तक साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? केरल में ही है। पुरुष का साक्षरता दर केरल में ही है ना। महिला का साक्षरता दर भी वहीं पे है। तो कहने का मतलब ये है, केरल में वहाँ भी जैसे साक्षरता दर है, सब जो महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, मतलब 90 में से 96 को 95 महिला पढ़ लिखल मिलेगी आपको केरल में। बिहार में मिलेगी क्या? बिहार में 100 को में से 30 को मिल जाएगा, वो बहुत हो गया पढ़ लिखल। साक्षर कहते किसी का जानते हैं? जो हस्ताक्षर कर लेता है, छोटी मोटी बातों को पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसे कहते हैं साक्षर। साक्षर भी नहीं है, शिक्षा तो दूर की बात है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहले साक्षर बनना पड़ता है। क्या जी? साक्षर हो जाएगा तब शिक्षा प्राप्त कीजिएगा, तो ये हो जाता है। अब देखिए, जबकि महिलाओं के देखिए 76% है, पुरुषों में क्या है? 76%। 76% जो है पुरुष जो है वो साक्षर है। महिलाएं कितना है? 54%। इतना होने के बावजूद, इतना हुआ है तो अब 54% है, नहीं तो 10% भी नहीं था महिलाएं साक्षर। समझ रहे? जो उच्च घराने की लड़कियाँ थी वही भी घर पे शिक्षा ग्रहण करती थी ना, तो बस वो सब लीक रोड़ा पे पत्थर थी। पढ़ने घर से निकलने का था ना, पढ़ेगा भाई। घर कभी कहता था, अभी आप लोग सुनने को मिलता है, ये पढ़ लिख के क्या करेगी? काम तो उन्हें करना है, तो क्या पढ़ा लिखा रहे हैं फालतू में? समझ में नहीं आता क्या पढ़ा लिखा रहा है, इतना कोचिंग के पीछे पैसा फूक रहा है। पता नहीं कितना गार्जियन आप लोग गार्जियन के आसपास की महिलाएं कहती होगी कि क्या करा के पढ़ाइएगा, पढ़ा लिखा के कमा तो उन्हें करना है, फिर चूल्हे फूकना है। मतलब कहने का मतलब गैसे पर खाना बनाना है, तो क्या जरूरी है? उज्ज्वला हो चुका है क्या? तो कहीं ना कहीं अभी मानसिकता खराब है कि नहीं है ना मानसिकता खराब। अब देखिए, अच्छा एक बात और है, एक बात और देखने को मिलता है, माता पिता के नज़रिए में भी फ़र्क है। आप देखते होइएगा, अपने घर में भी फ़र्क है। माता पिता की मानसिकता बेटों पर अधिक खर्च करने की होती है। बेटा पर क्या करती है? अधिक खर्च करती है। यही कारण है कि उस शिक्षा में लड़कियों की संख्या सीमित है। देखिए, मैट्रिक इंटर तक तो है ना, ये माध्यमिक, आप जो मैट्रिक कर रही है ना, इंटर कर लीजिएगा ना, माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कीजिएगा, माध्यमिक उच्चतर परीक्षा होगा, और उसके बाद जब आप जैसे बढ़िएगा, इंटर पास करके जब बीए में जाइएगा, तो आपका उच्च शिक्षा के लिए आप अप्लाई कीजिएगा। तो बीए जाते जाते महिलाओं की संख्या, लड़कियों की संख्या सपाचट हो जाता है। मैट्रिक करा दो, हुआ हो चुका है तो मैट्रिक करा देगा। मैट्रिक के बाद शादी कर दिया तो इंटर में पक्का कर देगा आपका शादी, तय है। लड़का सब तो बच जाएगा, लड़का सब बीए में जाते कंप्लीट कर देगा, उसका भी काम तमाम है। जो लड़का पढ़ने वाला है, जो ज़्यादा जिद्दी है, उसको तो रहेगा बीए पास कर, एमए में गया, एमए में करेगा, नहीं तो बीए में भी उसका भी रफा चपा। कितना कहते हैं, देखता है कि मैट्रिकों में ठीक ठाक नहीं कराता है, मैट्रिक में शादी सपा चट करता है, गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, तो क्या करेगा वो? गार्जियन कहता है तो शादी का कटा देगा, फालतू में कौन जाएगा पीछे दौड़, है ना? करता है कि नहीं करता है? लड़कियों में देखा ज़्यादा तगड़ा कर रही है, ज़्यादा हेन तेन कर रही है, मोबाइल दिया पढ़ने के लिए, इधर से फ़ोन आ रहा है, उधर से फ़ोन आ रहा है, बस कर देगी जो भाई रिश्ता ठीक है इसका। आपको पता नहीं चलेगा कि कल लड़का वाला आने वाला है, कल कोचिंग नहीं जाना है, तो चलेगा कब शादी हो गया, चलेगा घर, फिर शादी हो गया 2 महीना 3 महीना पढ़ने के लिए दिया जाएगा, पढ़िएगा, पास कीजिएगा, बस वो फिर घर जाइए। क्या कीजिएगा? लड़की को ऐसा करना ही पड़ेगा, गार्जियन को भी मजबूरी है। मानसिकता एक तो मानसिकता भी है, और लड़की भी इसके लिए जिम्मेदार कम नहीं है। लड़की और लड़का भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि देखते हैं नहीं कि अभी भी देखिए, अगर ऐसा है तो क्यों क्या आता है? लड़कियों को विश्वास जितना चाहिए लड़कियों को। देखिए, आपके ऊपर आपके बहन, आपके आने वाली लड़कियों का फ्यूचर है। आप अगर सही से पढ़िएगा तो आपकी बहनें भी पढ़ पाएगी, नहीं तो आपके कारण से आपकी बहन भी नहीं पढ़ पाएगी। पता है आपको क्या होता है? लड़कियों के पिछड़ेपन का कारण क्या है? अब ऊँची तनख्वाह वाली और ऊँचे पद पर पहुँचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है। अब देखिए, गलत गार्जियन का मेंटेलिटी हो जाता है कि ज़्यादा लड़की पढ़ लिख लेगी तो रिश्ता नहीं मिलेगा इसका। आपको पता है ये मेंटेलिटी घुस गया गार्जियन में कि लड़की को अगर ज़्यादा एमए करा देंगे तो फिर लड़का कहाँ से खोजेंगे? मैट्रिक पास फिर लड़का को खोजना पड़ेगा पीएचडी। नहीं समझे? लड़के का मैट्रिक पढ़ लिया तो लड़की मैट्रिक पढ़ लिया तो लड़का कहाँ तक पढ़ना चाहिए? कम से कम मैट्रिक इंटर पास होना चाहिए, कम से कम 2 कदम ज़्यादा होना चाहिए लड़का को। अब लड़की मैट्रिक पास है, लड़का खोजेगा 8वां पास, थोड़ी ना होगा। लड़की शादी कर भी नहीं करेगी, खुद नहीं करेगी, और लड़का को भी शर्म आएगा हम 8वें पास है वो भी नहीं करेगा शादी। तो बात नहीं समझ रहे हैं? तो ज़्यादा आप जानते हैं, आपको ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाएगा। लड़कियों को मेंटेलिटी क्या है? लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाएगा, क्योंकि नहीं ज़्यादा पढ़ लिख लीजिए तो फिर रिश्ता नहीं मिलेगा इसका, कम में कर दीजिए। मैट्रिक करते करते कर दी शादी, ज़्यादा पढ़ लिख लीजिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, रिश्ता नहीं मिलेगा इसका। एक तो उम्र भाग जाएगा, ज़्यादा उम्र भाग की शादी नहीं होगा, दूसरा नंबर बात के रिश्ता भाग जाएगा, तो फिर ज़्यादा नौकरी मांग के मिल गया तो फिर दिक्कत होगा, नौकरी वाला लड़का खोजना पड़ेगा। तो लड़का मिल जाएगा नौकरी वाला, लड़का तो नौकरी वाला मिल ही जाएगा, बट अगर डिग्री मिल गया खाली तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। डिग्री चलिए देखिए, भारत की विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है?
भारत की जो विधायिका है, जो सांसद भवन है, सांसद आप जानते हैं कि भारत में संसदीय नीति है, भारत में संसद चलता है, संसद भवन है। तो जो विधायक है ना, उसमें क्या महिला का क्या प्रतिनिधित्व है, क्या महिला विधायक भी होती है? तो उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो भारत में महिला आंदोलन की मुख्य मांगों में सत्ता में भागीदारी की मांग सर्वोपरि रही है। हमेशा से भारत की महिलाएं मांग की है कि हमको भी सत्ता में आने दीजिए, हमको भी सत्ता में आने दीजिए। औरतों ने यह सोचना प्रारंभ कर दिया कि जब तक औरतों की सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटान नहीं होगा। कि जब तक औरत का वर्चस्व कब बनेगा? जब औरतें सत्ता में आएगी। औरतें जब सत्ता में आएगी, डीएसपी बनेगी, एसपी बनेगी, डीएम बनेगी, सीएम बनेगी, सांसद बनेगी, तब जाकर उसका वर्चस्व बनेगा, धाक बनेगा। नहीं, इस समस्या का निपटारा हो जाएगा। परिणाम स्वरूप राजनीतिक गलीचारों के इस बात से बहस शुरू हो गई कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे बेहतर तरीका यह होगा कि चुने गए प्रतिनिधि की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। भारत के लोकसभा में महिला प्रतिनिधि की संख्या 59 हो गई, फिर भी यह 11% के नीचे है। पिछले लोकसभा के चुनाव में 40% महिलाओं की पारिवारिक पृष्ठभूमि आपराधिक थी, परंतु इस बार 15वीं लोकसभा चुनाव के मतदाताओं ने अपराधियों को नकार दिया। 90% महिला सांसद स्नातक हैं। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना लोकतंत्र के लिए शुभ है। अतः भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। देखिए, इतना पढ़ने के बाद क्या पता चला हम लोग, देखिए शुरू से समझाते हैं इसको क्या है। तो आप देख रहे हैं क्या कि मात्र 11% महिलाओं को ही आरक्षण दिया गया, महिलाओं का सीट बनाया गया संसद भवन में। ऐसा सही है? महिलाओं का कितना होना चाहिए सीट? 50% होना चाहिए था, जबकि 11% है। यानी 100 गो सीट अगर है तो 11 गो में महिला बैठेगी, 11 गो सीट पर महिलाओं का हक होगा। बताइए, ऐसा मेंटेलिटी बन गया है कि मुखिया जी की पत्नी मुखिया है। हे भाई, पत्नी जब मुखिया तो मुखिया जी कहाँ से हो गया वो? नहीं समझ रहे हैं? ऐसा मेंटेलिटी सोचिए। इसे नाम से मेंटेलिटी समझ में आ रहा है कि लोग की मेंटेलिटी क्या है। बनी औरत है, नाम के लिए मुखिया, बट मुखिया कौन है? उसका पति है। कहने का मतलब ये हुआ, समझ रहे हैं ना बात को? तो विधायक कौन बनेगी? वो 11% जो बनेगी विधायक, उसमें से कोई ठीक नहीं है कि हो सकता है 11% नाम के लिए बना हो, बाकी काम उसका पति करता है। ठीक है ना? तो ये बात होती है। तो महिलाओं की स्थिति खराब है। और दूसरों देशों का रिकॉर्ड देखिए, दूसरा देश में ऐसा नहीं है, इससे ज़्यादा परसेंटेज है। देखिए आप उठा के देख लीजिए दूसरे देश का। ब्रिटेन में देखिए 19%, फ्रांस में देखिए, हाँ देख रहे हैं ना, पश्चिमी में देखिए 70% महिलाएं, नहीं यहाँ पे क्या कहते हैं, इटली में देखिए, इटली में कितना परसेंट है? 16.1%। कहीं भी भारत इतना नहीं है, 11% कहीं नहीं है। देखिए कहीं में है, सबसे नीचे भारत में होगा। आप समझ सकते हैं भारत में महिला की क्या स्थिति है। यही बताता है कि भारत में महिला क्या स्थिति है। भारत में संसद भवन में महिलाओं की भूमिका 0 है। तो किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करना है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बताता है। तो सबसे पहला देखिए क्या है आंसर में। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं, जिसमें से दो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है, हमारे देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकारा नहीं गया है। कोई धर्म राजकीय धर्म नहीं है। भारत देश का धर्म क्या है? धर्मनिरपेक्षता है। जबकि श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तानी में इस्लाम धर्म, इंग्लैंड में ईसाई धर्म का दर्जा दे दिया गया। धर्म की विशेष दर्जा नहीं दिया गया। दूसरा नंबर बात क्या है, हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव असंवैधानिक घोषित किया गया। निसंदेह भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यह बताता। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, किस चीज़ का अभिप्राय होता है भाई? लैंगिक विभाजन का मतलब क्या होता है? स्त्री पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष के बीच दी गई असामान्य भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की मतदान की अधिकार। इसमें क्या होता है? लैंगिक विभिन्नता का मतलब क्या होता है? बोलिए। अरे भाई, स्त्री पुरुष के बीच में जैविक अंतर। हम भारत में यहाँ औरतों के आरक्षण की व्यवस्था है कहाँ पर? तो पंचायती राज संस्थाओं में। राजनीति के अर्थ संबंधित निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस प्रकार पर आधारित, किस पे आधारित है? तो सांप्रदायिकता का मतलब अभी समझाए हैं। क्या समझाए हैं? कि जब एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। जैसे अपने भारत में सबसे ज़्यादा कौन धर्म है? हिंदू धर्म है। तो अगर सरकार कहती है
कि हिंदू को ही मेन प्राथमिकता दी जाए, हिंदू ही सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा, हिंदू ही डॉक्टर बनेगा सरकारी, हिंदू ही वकील बनेगा, हिंदू ही ये चीज़ बनेगा, तो ये गलत है। अगर जबरदस्ती थोपते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है भारत में, ऐसा नहीं कर सकते अपने भारत में, ठीक है। अगला क्या है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है क्या, देखिए कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। भारत के संविधान में यह लिखा गया है कि हम धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। भारत का नागरिक है, सबको समान अधिकार है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, डैश पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में है। देखिए जाति, धर्म और लिंग, कौन होगा आंसर? क्या आंसर जी, क्या होगा आंसर? ऑप्शन दिया हुआ है, क्या ऑप्शन दिया हुआ है? कौन कौन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नहीं दिया गया है। जाति पर आधारित, क्या होगा इसका आंसर? जाति पर आधारित जो है ना विभाजन, ये सिर्फ भारत में होता है, ठीक है। ऐसे धर्म और लिंग के आधार पे और जगह पे भी है, परंतु यहाँ पे क्या होता है, जाति के आधार पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको सुधारना पड़ेगा, यहाँ जाति, धर्म और लिंग तीनों लिखा गया है, तो हम सब हटा देते हैं और जाति रहने देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से मिलान कीजिए, ठीक है। चलिए मिलाते हैं, सबसे आखिरी प्रश्न यही है एनसीईआरटी का, मिलाते हैं सूची को क्या क्या है। देखिए सूची नंबर 1 में क्या करा है, अधिकारों को अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति। जो व्यक्ति स्त्री और पुरुष को एक बराबर मानता है, उसमें कोई अंतर नहीं रखता, उसे क्या कहेंगे हम लोग? नारीवादी कहेंगे। क्या कहेंगे? नारीवादी। हम जैसे अगर हम मानते हैं कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है, जो काम स्त्रियाँ कर सकती है वो पुरुषों भी कर सकती है, जहाँ पे पोस्ट भी जा सकते हैं, मैंने स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है, तो हम नारीवादी हैं। क्या है? नारीवादी। नारीवादी होना गलत है कि सही है? सही है। नारीवादी बन जाओगे तुम, मतलब तुम अपने बहन को अपने में समान दर्जा समझोगे, हैं? तो ये हमारे समाज के लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा? अच्छा होगा। जब समाज में महिलाओं को समान दर्जा दिया जाएगा तो इस समाज बदलाव होगा। देखिए समाज बहुत बड़का बदलाव होगा, देखिएगा, समझेगा ना। और समाज एक बहुत विकसित देश, हमारा देश भी विकसित हो जाएगा। और हमारा देश विकसित नहीं है तो इसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि महिलाओं को समानाधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है। और तब तक विकसित ठीक से हो वो नहीं करेगा, मेंटेलिटी नहीं बदलेगा, लोग अब महिलाओं को सिर्फ उपभोग की वस्तु समझ लेगा तो सही में देश का विकास नहीं होगा, जान लीजिए। पुरुष कितना भी लाख कमा ले, महिलाएं साथ नहीं देगी तो उसका विकास नहीं होगा, घर का विकास नहीं होगा, तो देश का विकास बाद में कीजिएगा, समझ रहे हैं? नहीं होगा, कमाने से नहीं होता है सिर्फ, समझ गए। पुरुष सिर्फ कमा सकता है तो कमाने पर ही नहीं होता है विकास, विकास करने के लिए और भी चीज़ चाहिए। आगे देखिए, धर्म को समुदाय पर का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति। जो व्यक्ति धर्म को ही मानता है कि ये समुदाय हमारा है, कौन धर्म का है भाई? सिख धर्म का। आओ भैया मेरे साथ मिल जाओ, हम भी सिख धर्म के हैं, तो वैसे आदमी को हम क्या कहेंगे? यह आदमी सांप्रदायिक है। भाई सिख है तो सिख को बुला लिया, भैया मेरे पास आ जाओ, हम सिख है। ये सांप्रदायिक आदमी है। क्या है? सांप्रदायिक आदमी है वो। अगला है, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति। जो जाति को समझता है, भाई हमर जात है तू, इन्हें आओ, हमर जात है तू, हमर जातीय है, आओ, जातीय भाई है, आओ, तो उस लोगों को क्या कहेंगे हम? जातिवादी है। ये आदमी क्या है? जातिवादी है। जात के पीछे भाई रहता है, जात खराब होता है, हमारे जात ना है, हमारे जात ना है, हमारे जातिवादी है आदमी है। जातिवाद होना गलत बात है कि सही बात है? बहुत गलत। तो आप एकदम क्लियर समझ चुके हैं, फिर से समझ लेते हैं। सूची को 1 से 20 कैसे मिलान करेंगे? पहले बताइए। अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष को समान मानने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? नारीवादी। दूसरा है, धर्म को समुदाय के आधार पर मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति क्या कहेंगे? सांप्रदायिक, क्योंकि वो संप्रदाय को मान रहा है ना, धर्म को मान रहा है, मेन बात। जाति को समुदाय के आधार पर मानने वाले व्यक्ति क्या कहेंगे? जातिवादी। जाति को प्रमुखता देती है कि हमारे जात का है ना। और व्यक्ति के बीच में धार्मिक आस्था पर जो के आधार पर जो भेदभाव नहीं करता है व्यक्ति, जो समझता है कि सभी धर्म बराबर होता है, सभी धार्मिक आस्था अपना अपना आस्था है, सब बराबर है, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? कि धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति है। ये व्यक्ति धर्म के मतलब से नहीं चलता है। तो इस प्रकार आप देखें, ये इस प्रकार एनसीईआरटी के सभी प्रश्न खत्म हो गए नहीं। इसके अलावा भी कुछ आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। 2-3 ऑब्जेक्टिव है, इसको भी समझ लीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। अगला देखिए, मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक क्या है? रंग भेद का शिकार हो गया था। मैक्सिको में हुआ था ओलंपिक, तो उसमें रंग भेद हुआ था, ठीक है, झगड़ा हुआ था। अगला है, देश को सामाजिक विभेदन के कारण
विखंडन करना क्या कहलाता है, कहाँ पे हुआ था, तो युगोस्लाविया जो हुआ था ना वहाँ पे हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव था।